बात करूंगा। उसके बाद फिर अगर आप लोगों के कोई सवाल होंगे। एक तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर्स लिस्ट का चुनाव आयोग कर रहा है उसके बारे में। एक ये जो अडानी को अभी पावर प्लांट के लिए जो ज़मीन दी गई है उसके बारे में, और एक यहाँ बिहार में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसके बारे में। तो और थोड़ा सा ये भूमि अधिग्रहण के बारे में। एसआईआर का मुद्दा आपको पता है कि बहुत दिन से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। उसमें कई मुद्दे हैं। एक तो खैर यही सवाल है कि इस तरह से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिस तरह से कराया जा रहा है उस तरह से कराया जा सकता है कि नहीं, कि आप सब लोगों को बोलें कि भाई तुम लोग को ये फॉर्म भरना है, नहीं तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, या फिर आप बोलें कि भाई आपको इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा, या आप ये बोलें कि भाई आप अपने सिटीजनशिप का प्रूफ दीजिए। तो उसके अलावा जिस तरह से ये किया जा रहा है, देखिए इसमें पहले तो वो ये कह रहे हैं कि आप इन 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट दीजिए। अब उन 11 डॉक्यूमेंट्स वो ऐसे हैं जिसमें कि सिवाय स्कूल सर्टिफिकेट के, जो कि करीब 40% लोगों के पास है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट बिहार में, बाकी डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह ऐसे हैं जो कि 2-3-4% लोगों के पास ही होते हैं तकरीबन। तो कम से कम आधे लोग बिहार के ऐसे हैं जिनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, और इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप आधार भी लीजिए। आधार में क्या आपको प्रॉब्लम है? आधार तो इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में ही कई जगह उसका जिक्र किया गया है कि कोई भी आप फॉर्म अगर अपना नाम जोड़ने का डालेंगे तो उसके लिए भी आप आधार दे सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको रेजिस्ट करता रहा, और अभी भी हमने सुना है कि बहुत सारे इलेक्शन ऑफिसर्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सिर्फ आधार आप नहीं दे सकते, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी दीजिए। दूसरी बात यह है कि कोई पारदर्शिता इस प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन दिखाई नहीं रहा। यहाँ तक कि जिन लोगों के नाम काटे गए थे उन लोगों के नाम की लिस्ट भी नहीं जारी कर रहे थे, जबकि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए थे जो पहले थे, लेकिन उनकी लिस्ट भी नहीं जारी कर रहे थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनको जारी करनी पड़ी, और जब जारी करी तो उसमें ये दिखाया कि भाई इतने सारे लोग तो मर गए हैं, इतने लोग जो हैं यहाँ से छोड़कर चले गए हैं, इतने सारे लोगों का डुप्लीकेट वोटर्स लिस्ट है। और उसमें भी जब थोड़ी तहकीकात करी गई तो पता लगा कि जिनको इन्होंने मरा हुआ बोल दिया है उसमें बहुत सारे मरे हुए नहीं हैं। जिनको इन्होंने विस्थापित बोल दिया है वो विस्थापित नहीं है, मतलब बिहार छोड़कर नहीं गए हैं। और ये भी देखा गया कि उसमें अधिकतर महिलाएं हैं जो लोग उसके अलावा इनके जो ये बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, इन्होंने हर फॉर्म पर लिख दिया है रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड। अब बार बार लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई किनके नाम पर आपने लिखा है रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड, उनके फॉर्म आपने क्या अपलोड करे हैं, उनके फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड कर रहे हैं, ये तो सार्वजनिक करिए जिससे लोग देख सकें कि भाई हमारा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के फॉर्म तो बीएलओ ने खुद ही भर दिए थे। इतनी जल्दी में किया गया कि उनके फॉर्म्स उन लोगों ने नहीं भरे थे, उनके पास कोई सूचना ही नहीं थी। अब क्या फॉर्म भरा गया, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट दिए गए, कुछ पता ही नहीं है लोगों को। और ऊपर से कई लोगों को नोटिसेस अब दिए जा रहे हैं कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, आकर एक्सप्लेन करिए। ये भी नहीं बताया जा रहा
कि किस डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम है, कैसे लोग क्या रिस्पॉन्ड करेंगे। तो नोटिस में सिर्फ ये लिख दिया जा रहा है आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, आकर हमको बताइए। अच्छा, जो रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड हैं, इसकी कोई सूची जारी नहीं करी कि किसको आपने रिकमेंड किया है, किसको नॉट रिकमेंड किया है, किस आधार पर रिकमेंड किया है, किस आधार पर नहीं किया है। और ये कह रहे हैं कि सिटीजनशिप हम देखेंगे। अरे भाई, सिटीजनशिप किस आधार पर देखेंगे? सिटीजनशिप देखने का तो दायित्व या तो सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या फिर कोई कोर्ट का है, या फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का है। इलेक्शन कमीशन ने जब आसाम का वोटर्स रिवीजन हो रहा था तो सारे अपने ऑफिसर्स को लिख दिया था कि भाई सिटीजनशिप तुम नहीं देख सकते। सिटीजनशिप देखने का राइट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है, या ट्राइब्यूनल को है, या कोर्ट को है। अगर कोई आदमी क्लेम कर रहा है, जो इनका फॉर्म 6 होता है जिसमें आप अपने नाम को जोड़ने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, उसमें सिर्फ 3 चीजें आपको दिखानी होती है। एक, कि आप यहाँ रहते हैं, उसके लिए कोई प्रूफ दीजिए, आप राशन कार्ड दे दीजिए, कोई आधार कार्ड दे दीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट दे दीजिए कि आप यहाँ रहते हैं। दूसरा, कि आपकी एज इतनी है, उसके लिए भी कोई भी डॉक्यूमेंट दे दीजिए। आधार में भी एज लिखी होती है, डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। तीसरा, जो सिटीजनशिप का है, उसके लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, यानी कि आपको सिर्फ डिक्लेयर करना होता है कि मैं हिंदुस्तानी सिटीजन हूं, और अगर मैंने झूठ बोला तो मेरा प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होता, सिर्फ आपका डिक्लेरेशन होता है। तो इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप किस आधार पर देखेगा? क्या उन्होंने कोई रूल बनाया, कोई गाइडलाइन बनाई कि हम सिटीजनशिप कैसे देखेंगे? उनका ही इंस्ट्रक्शन आसाम के केस में ये कह रहा था कि भाई सिटीजनशिप तुम नहीं देख सकते, ये तो सरकार देखेगी, या कोर्ट देखेगा, या ट्राइब्यूनल देखेगा। लेकिन पूरा के पूरा खेल ये दिख रहा है कि सिटीजनशिप के आधार पर वो ये कह देंगे कि भाई ये आदमी को हम नहीं एक्सेप्ट करते, इसको नहीं एक्सेप्ट करते, इसको नहीं एक्सेप्ट करते। यानी कि उनको, वो चाहते हैं कि उनके पास बिल्कुल एक प्लीनरी अथॉरिटी हो कि जिसको चाहे वो सिटीजन डिक्लेयर कर दें, जिसको चाहे वो वोटर डिक्लेयर कर दें, जिसको चाहे उसका नाम वोटर्स लिस्ट से काट दें। और इनका खुद का मैनुअल बना हुआ है इलेक्शन कमीशन का, जो बहुत सारी चीजें कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्शन आता है, आपको डेली अपने वेबसाइट पर दिखाना होगा कि भाई ये ऑब्जेक्शन इस जने के नाम पर आया। कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं कि क्या ऑब्जेक्शन आया, किसके नाम पर आया, किसने ऑब्जेक्ट किया है। और अभी जैसे राहुल गांधी ने अपनी परसों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि भाई नाम किसी का यूज कर रहे हैं कि भाई इसने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन ऑब्जेक्शन कोई दूसरा जना दे रहा है, कहीं और से आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये जरूरी है कि ये सारी पारदर्शिता होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि भाई उन्होंने क्या फॉर्म दिया है, उनके नाम से क्या फॉर्म अपलोड किया गया है, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। दूसरी बात, आधार सफिशिएंट होना चाहिए कि भाई ये दिखाने के लिए कि आपका रेसिडेंस कहाँ है, एज क्या है। सिटीजनशिप के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन काफी है, उसमें इलेक्शन कमीशन नहीं तय कर सकता। अगर आपको आधार के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्यों लग रहा है कि भाई इसका आधार गलत है, फैब्रिकेटेड है, या क्या है। और पारदर्शिता तो बहुत ही जरूरी है कि सारी चीजें आप बिल्कुल पारदर्शिता से करें। किसने क्या फॉर्म दिया, किसके खिलाफ क्या ऑब्जेक्शन आया, बीएलओ ने किसको नॉट रिकमेंडेड बोला है, किस आधार पर नॉट रिकमेंडेड बोला है, ये सब पारदर्शी होना चाहिए। और इनको अपना मैनुअल, खुद का मैनुअल फॉलो करना चाहिए, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि भाई अगर मेल फीमेल जेंडर रेशियो किसी पोलिंग बूथ में इतना डिस्टॉर्ट होता है तो आपको फिर जाकर ग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहिए।
बिहार का तो चुनाव अभी तुरंत होने वाला है, इतनी जल्दी से आप इंटेंसिव रिवीजन कर ही नहीं सकते बिहार में, जितनी जल्दी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि इसमें ये हर तरह की गड़बड़ी होने देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। दूसरा, ये अडानी का जो जमीन का मुद्दा है, आपने 1000 एकड़ जमीन, उपजाऊ जमीन, जिसमें आम के बगीचे और दूसरे लीची के बगीचे, फलों के बगीचे लगे हुए हैं, 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में 30 साल की लीज पर दे दी और उनके संग पावर परचेज एग्रीमेंट दस्तखत कर लिया कि हम 6 रुपए में आपकी 2500 मेगावाट बिजली खरीदेंगे। मतलब इससे बड़ा भ्रष्टाचार और इससे बड़ी बेईमानी और कानून का उल्लंघन तो हो ही नहीं सकता। 1 रुपए में आप उनको 1000 एकड़ जमीन दे देंगे, और वो भी उपजाऊ जमीन, जबकि आपको पावर प्रोजेक्ट के लिए उस तरह की जमीन की जरूरत ही नहीं है। पावर प्रोजेक्ट तो कहीं पर भी लग सकता है, बंजर जमीन में भी लग सकता है। और 6 रुपए यूनिट, मेरा तो पूरा, देखिए एनरॉन का प्रोजेक्ट लगा था वहां महाराष्ट्र में, उसमें 3 रुपए यूनिट का पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया था। उसमें 10,000 करोड़ खर्च हो गया, प्रोजेक्ट बन गया, लेकिन उसकी बिजली कोई खरीदने को ही नहीं तैयार है, क्योंकि वहां का कानून ये कहता है, सभी जगह का कानून ये कहता है, और जाहिर सी बात है कि आप पहले सबसे सस्ती बिजली खरीदेंगे, आखिर में सबसे महंगी बिजली खरीदेंगे। तो महाराष्ट्र में एनरॉन की बिजली इतनी महंगी है कि कोई उसको खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। अब यहाँ पर 6 रुपए यूनिट में आपने एग्रीमेंट कर लिया है। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें एनुअल लॉस, हर साल नुकसान बिहार सरकार को 5000 करोड़ का सिर्फ एक ये 2500 मेगावाट के प्रोजेक्ट से होने वाला है, अगर 6 रुपए यूनिट में वो बिजली खरीदते हैं उनकी। तो ये तो एक एकदम प्राइम एग्जाम्पल है भ्रष्टाचार का। लेकिन यहाँ पर बिहार में हर तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। हम देखते हैं रोज ब्रिज टूट जाता है, रोज रोड टूट जाती हैं, खूब सैकड़ों करोड़ के पैसे से बनाई गई ब्रिज टूट जाती हैं, रोड टूट जाती है, सब कुछ हो जाता है। और एक भ्रष्टाचार जो होता है कि भाई चुनाव के पहले ये अनाउंस कर देना कि भाई हम 10,000 रुपए हर एक महिला को दे देंगे, मतलब चुनाव से जस्ट पहले इस तरह का, ये तो ब्राइबरी का, सीधा सीधा ब्राइबरी का केस हो गया कि आप वोटर्स को आप ब्राइब कर रहे हैं, कि आपने चुनाव से पहले सरकारी पैसों में से सबको आप अनाउंस कर रहे हैं कि 10,000 रुपए हम हर महिला को दे दें। ये तो बिल्कुल परमिटेड नहीं होना चाहिए चुनाव के पहले। आप कोई अगर स्कीम बनाए, बहुत पहले से आपका कोई स्कीम बना हो, वो स्कीम जो है पूरा परमानेंट स्कीम हो, ये नहीं कि भाई हम बस एक मुश्त चुनाव के पहले 10,000 दे देंगे, उस तरह का। ये तो बिल्कुल घूसखोरी का मामला है, आप घूस दे रहे हैं वोटर्स। और आखिर में ये जो लैंड एक्विजिशन जो हो रहा है, मतलब अडानी का तो खैर एक मामला है, लेकिन मैंने सुना है कि भ्रष्टाचार में बहुत भूमि अधिग्रहण हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ। जो नया कानून बना है भूमि अधिग्रहण का, वो ये कहता है कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कोई दूसरी कम उपजाऊ जमीन उस प्रोजेक्ट के लिए यूज करी जा सकती है कि नहीं। दूसरा, आपको सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा कि भाई वो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं, कितने लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाएगा। रिहैबिलिटेशन करना होगा, कहाँ उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, कहाँ उनको दूसरी जमीन दी जाएगी। और फिर आपको मार्केट वैल्यू प्लस 100% सोल्यूशन पर कॉम्पनसेशन देना है। यहाँ तो मार्केट वैल्यू जो है 12-12, 15-15 साल पुरानी दे रहे हैं। आज की मार्केट वैल्यू देनी है, जिस दिन भूमि अधिग्रहण हो रहा है उस दिन की मार्केट वैल्यू देनी है, उस पर सोल्यूशन देना है। इनको तो कायदे से एक लैंड रिकॉर्ड्स कमीशन, बहुत सारे तो लैंड रिकॉर्ड भी इनके ठीक नहीं है, पता ही नहीं है कि किसकी जमीन है,
जिसकी जमीन है उसको मुआवजा मिलता नहीं है। तो एक तो इनको लैंड रिकॉर्ड कमीशन बनाने की जरूरत है जिससे कि सारे लैंड रिकॉर्ड्स अपडेट किए जाएं। दूसरी बात, लैंड रेट्स कमीशन बनाने की जरूरत है कि हर साल हर एरिया का, हर गांव का लैंड का रेट तय किया जाए, जो मार्केट रेट है उस एरिया का, जिसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए। तो यही सब मैं कुछ चीजें कहना चाहता था। बाकी आप बताइए, आप क्या बात रखना चाहते हैं, उसके बाद फिर सवाल जवाब ही कर लेंगे। ये अभी सब लोग जान रहे हैं कि अब बस कुछ ही दिनों के बाद बिहार विधानसभा के आम चुनाव के लिए चुनावी अधिसूचना जारी की जाएगी। तो 20 वर्षों से जो यहाँ चल रही है सरकार माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, तो वो सरकार कहा जाए कि पूरी तरह से सभी मोर्चों पर फेल्योर साबित हुई है। खास करके रोजगार के मोर्चे पर, किसानों की आमदनी बढ़ाने के मोर्चे पर, विधि व्यवस्था और वो भी व्यापारियों में कहा जाए कि पूरी तरह से फेल्योर साबित हुई है। छोटे मझोले व्यवसायी हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, तो इनको अपनी हार एकदम बिल्कुल आंख के सामने दिखाई पड़ रही है। और इसीलिए ये SIR लाया गया कि हम माने वोट काट करके जो है चुनाव जीतेंगे। जो काम इन्होंने महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा, दिल्ली में चोरी किया, वो कहा जाए कि कानून बना करके डंके की चोट पर ये डकैती बिहार में करना चाहते थे, जिसे बिहार की जनता ने समझा, यहाँ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने समझा और हम लोगों ने इसके खिलाफ में प्रतिवाद करना शुरू किया। सबसे पहले हम लोगों ने चिट्ठी लिखा चुनाव आयोग को, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य। फिर इसके बाद कार्यक्रम तय किए गए लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह इसका कड़ा प्रतिवाद किया गया। फिर सड़कों पर भी 17 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक इंडिया गठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में यहाँ वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया। तो ये बात समझ में नहीं आती है कि ये हर हमेशा भगदड़ क्यों मचा करके रखना चाहते हैं मोदी। भगदड़ हमेशा रोज दिन एक कागज जुटाइए, रोज दिन कागज जुटाइए। नोटबंदी के समय भगदड़, कोरोना काल में लॉकडाउन के समय भगदड़, माने NRC के समय भगदड़, अभी कुछ दिन पहले बिहार में लैंड सर्वे, सब में भगदड़। अब आदमी खेती गृहस्थी छोड़ करके, दुकानदारी छोड़ करके, पढ़ाई छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके सब जो है रोज दिन को कागज दिखाए। तो ये दरअसल जो कर रहे हैं, हम समझते हैं कि अभी एक और जो एजेंडा हमारे माननीय प्रशांत भूषण जी ने रखा कि माने ये लैंड का जो है माने ये अधिग्रहण हो रहा है, तो ये दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ठीक ना, आप भगदड़ में फंसे रहिए और यहाँ का जल जंगल जमीन जो है ये सब कुछ अडानी अंबानी के हवाले करते रहे। हम लोग गए थे वहाँ, 18 तारीख को गए, हमारी टीम गई थी। हम लोगों ने तो देखा, कुंजबन्ना में मीटिंग किया हम लोगों ने, फिर पैती में भी किया कि 1050 एकड़ जमीन एकदम हरा भरा, माने लीची का बगीचा है, आम का बगीचा है, अमरूद का बगीचा है। ठीक ना, इतना खूबसूरत इलाका, माने 3 फसल पैदा करने वाला जो है कहीं के इलाका, ये माने कोई कहीं कुछ नहीं। ये तो माने 2010 में इन लोगों ने अधिग्रहण किया था। 10 में सरकारी उपक्रम के लिए किया गया था कि हम यहाँ जो है सरकारी उपक्रम लगाएंगे, लेकिन ये तो धोखा हुआ। ये धोखा हुआ के लिए आप सरकारी कल कारखाने के लिए और लेकर के आप अडानी जी को दे रहे हैं पावर प्लांट के लिए। बगल में एक पावर प्लांट है कहलगांव में, लोग तो बता रहे थे, वहां के भी कुछ लोग आए थे कि चारों तरफ की खेती बर्बाद है, माने पेड़ के पत्तों पर भी इतनी मोटी मोटी परत है, खेतों की उर्वरक क्षमता माने कहा जाए कि खत्म हो रही है, जो माने कई तरह की बीमारियां जो है पैदा हो रही है इलाके में। तो बिना कोई राय मशविरा के आपके मन में आए, राजा महाराजा हुए हैं आप लोग, चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कि जो मन में आएगा कर देंगे, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है।
तो मुझे लगता है कि दोनों का कनेक्शन है, दोनों चीजों का कनेक्शन है। आप कह रहे हैं कि भाई 22 लाख लोग मर गए यहाँ, माने खास करके 2003 के बाद ये गहन नाम कितना बढ़िया, और काम जो है सब उल्टा होता है इनका, है कि 22 लाख आदमी मर गए। हमारे यहाँ न हैजा फैला न प्लेग फैला, 22 लाख मर कैसे गया भाई? हम लोगों ने तो जनवरी के बाद माने वो हम लोगों ने उनको मरे हुए लोगों को माने प्रधान भूषण जी भी थे सुप्रीम कोर्ट में, भेजा के देखिए भाई हम मरे नहीं है, जिंदा है। अभी फुलवारी विधानसभा में एक बूथ पर 180 लोगों को मृत दिखा दिया गया कि ये मरे हुए हैं, और वहां लोग गए तो पता चला कि ना, सब लोग तो जिंदा है। वोटर आई कार्ड अपना दिखा रहे हैं। 22 लोगों को मार दिया, 22 लाख लोगों को मार दिया। कह रहे हैं कि 35 लाख बिहार से बाहर हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए गए हैं। तो भाई जो विदेशों में रहने वाले NRI है, उनकी दोहरी नागरिकता से आपको कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो यहाँ गया है रोटी कमाने, और उसकी माने वोटर लिस्ट में नाम से आपको परहेज है, माने नहीं जाएगा आदमी। यहाँ कोई रोजगार नहीं है तो परिवार चलाने के लिए नहीं जाएगा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। 8 लाख जो कह रहे हैं कि जो है भाई ये लोग दोबारा माने दोहरीकरण है नाम का, कई बूथों पर नाम है। ठीक है, ये तो भाई चुनाव की एक सरल सी प्रक्रिया है, जो हर जब भी कोई चुनाव होता है, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, जो मर गए हैं वोटर उनका नाम काटा जाता है, जो वोटर दूसरी जगह जाके बस गए हैं उनका जुड़ गया है नाम, वो काटा जाता है। नए वोटर जिनको वयस्क हो गए उनका नाम जोड़ा जाता है। ये तो माने जनरल प्रक्रिया है। 2003 के बाद ही तो माननीय प्रधानमंत्री जी 3 बार प्रधानमंत्री बने, माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। उस समय सारे वोटर वैध थे, और अभी जब इनको अपनी हार दिखाई पड़ रही है तो ये एक बारगी अवैध हो गए कि 65 लाख लोगों का नाम काटेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि एक घोर कहा जाए कि लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी चुनाव आयोग का ये रवैया है। और चुनाव आयोग जो कहा जाए कि सीधा सीधी माने भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के इशारे पर काम कर रहा है। इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई जेन्युइन तर्क नहीं है। और जिस तरह से यहाँ तो विरोध हो रहा है कि भाई जमीन आप लिए हैं, एक ही खाता खेतरा की जमीन, किसी को आप 8 लाख एकड़ दे रहे हैं मुआवजा, किसी को 1.25 करोड़ रुपया मुआवजा दे रहे हैं। माने ये क्या है? माने जा करके देखा जाए त्राही माम मचा हुआ है। और हम लोग गए थे, और हम इसकी निंदा करते हैं कि बिना स्थानीय लोगों के राय के इस ढंग का अधिग्रहण नहीं किया जाए। पंचायत को इसमें बनाया गया शरीक, जो पंचायती राज चल रहा है, पंचायत के जो सरपंच हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद है, उनसे कहीं कोई राय नहीं। अब राजा महाराजा हो गए हैं। पहले राजा का दिल जिस पर आ जाता था उसको चलो भाई 20 गांव जो है दे दिया, 20 गांव दे दिया, तुमको कमाओ खाओ। तो ये मुझे लगता है कि ये दोनों ये बिहार के माने खिलाफ में है, बिहार के पूरे आवाम के खिलाफ में है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं, और फिर कहेंगे हम लोग कि भाई चुनाव आयोग इसको वापस ले, फिर कहन चलाना होगा चलाना, लेकिन ये होने वाला नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। एक चीज मैं और बताना चाहता था। अभी मैं एक दूसरे सभा में था, वहाँ एक प्रोफेसर हैं इसके सिन्हा इंस्टीट्यूट के, उन्होंने मुझे अपनी रिसर्च के कागज दिखाए। वो ये कह रहे हैं कि देखिए जो 8 करोड़ नाम थे वोटर्स लिस्ट में, जो जनवरी 2025 में जो वोटर्स लिस्ट बनी थी उसमें 8 करोड़ नाम थे। उसमें से 7.24 करोड़ तो ड्राफ्ट लिस्ट में आए, और 65-66 लाख नाम कहते हैं काट दिए। यानी कि जो पहले 8 करोड़ थे या तो वो कटे वाली लिस्ट में हो या वो ड्राफ्ट लिस्ट में हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने रिसर्च किया तो पता लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम थे जनवरी 2014 की लिस्ट में, लेकिन उनके नाम ना तो ड्राफ्ट रोल में है, ना ही कटे वाले लोगों के रोल में है, यानी कि बिल्कुल ही गायब हैं। और उन्होंने जो रिसर्च करी एक जगह की, उसमें जो 9 नाम उनको मिले जिसके डिटेल उन्होंने दिए हैं, सारे के सारे मुसलमान हैं, जिनके नाम ना तो ड्राफ्ट लिस्ट में है
और ना ही कटे वाले लिस्ट में है। ऐसे पता नहीं कितने होंगे, लाखों हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ड्राफ्ट लिस्ट में, अब इसकी छानबीन करी जाए तो पता लगेगा कि ड्राफ्ट लिस्ट में कई ऐसे लोग हैं जो नए आ गए हैं, जो फर्जी नाम इनके आ रहे हैं। जो उस दिन राहुल गांधी ने दिखाया कि भाई किसी के भी नाम से ये लोग एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, नाम काटने की, नाम जोड़ने की। तो क्या पता, अभी इसकी पूरी एनालिसिस हो तो पता लगेगा कि इस ड्राफ्ट रोल में कितने नाम ऐसे हैं जो कि पुरानी रोल में थे ही नहीं, जो कि ड्राफ्ट रोल में आ गए हैं। जैसे कि ये नाम निकले हैं जो कि दोनों में से किसी लिस्ट में नहीं है। तो इसलिए नए नाम को शामिल किए भी जा रहे हैं। ड्राफ्ट रोल बनाने का मतलब ये है कि नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये तो हो ही नहीं सकता था ना। बताना नहीं होगा, वो तो आप सकता है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि जो ओरिजिनल लिस्ट में थे जनवरी 2025 की लिस्ट में, उनका नाम ना तो ड्राफ्ट में है ना डिलीटेड वोटर्स के लिस्ट में है। ये एक वहाँ के रिसर्चर हैं, ये है विधानसभा क्षेत्र 169 शेखपुरा उसका है, और सैंपल एरिया वोटर सूची भाग संख्या 172, 173, 174। उसमें ये 9 वोटर के नाम इन्होंने दिए हैं। सारे के सारे मुस्लिम हैं जो इनको मिले हैं, जो कि ना तो इस लिस्ट में है ना उस लिस्ट में। अभी आरा के माननीय विधायक ने अपने पैड पर आरा विधानसभा में करवा गांव है, बूथ नंबर 138 संभव है या 168 कि 180 नाम काटने का मतलब। सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं। हाँ, विद्यार्थी